अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने ग्रेड 11 या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। केपीके बायोलॉजी बुक में फॉलो कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 तक हम पहुँच गए हैं, दैट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों के सामने पिछले जितना भी प्ले लिस्ट है उसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। हमने अभी डिस्कशन करनी है इस वाले लेक्चर में एलर्जी के हवाले से। डिफरेंट टाइप्स के जो एलर्जीज होते हैं उसके हवाले से हमने डिस्कस करना है कि क्यों एक पर्सन किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए अक्सर एलर्जिक होता है। स्पेशली इस्लामाबाद में अगर आप लोग नोटिस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी होती है। जब भी बाहर सीजन आता है तो आप लोग याद रखेंगे कि बहुत सारे लोगों को एलर्जी अकर होती है पोलन ग्रेन्स की वजह से, या आप लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ फ्लावर्स वगैरह की वजह से। सो हमने ये इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है। आसान है, मैं इसको लाइन बाय लाइन रीड करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक के अंदर डिस्कस किया है, एलर्जीज आर एबनॉर्मल रिएक्शन टू ऑर्डिनरी हार्मलेस सब्सटेंसेस। सो सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि एलर्जी असल में एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है। दूसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है। कभी कभार हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है। कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट? ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट जो कि नॉर्मली हार्मलेस होते हैं, जो कि नॉर्मली नुकसान नहीं काज कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि अगर आप लोग पोलन को देखते हैं या पोलन ग्रेन को देखते हैं तो पोलन ग्रेन कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है, टॉक्सिक चीज़ तो नहीं है, डिजीज काजिंग या पैथोजन तो नहीं है। लेकिन अगर इनकी समटाइम्स एक पर्सन इनहेल कर देता है पोलन, तो उनको क्या अगर हो जाता है, उनको आप लोग डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह से एलर्जी काज हो जाती है, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी हो सकती है अगर इन केस वो पीनट खाते हैं। कुछ इवन ऐसे भी लोग होते हैं जो मिल्क से उनको एलर्जी होती है, एग से भी एलर्जी हो सकती है। डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम सम टाइम्स क्या कर रहा होता है, ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। इसी वजह से एलर्जी को, चूंकि ये ओवर रिएक्शन है, तो इसको अगर आप लोग किसी और बुक के अंदर डिस्कस करेंगे तो आप लोग वहां पर हेडिंग देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आप लोग याद रखेंगे कि इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बी नाम देते हैं। The sensitizing substances called allergen may be inhaled, swallowed or come into contact with skin. लिखा है कि जो सब्सटेंस ये काज करता है, द सेंसिटाइजिंग सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ये एलर्जी काज हो रहा होता है, इनिशिएट हो रहा होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम एलर्जेंस नाम देते हैं। तो अगर इनकेस ये सेंटेंस में चेंज करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि द काज ऑफ एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जी के जो काजेस होते हैं उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। ये या तो हम इनहेल करेंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि पोलन ग्रेन हम इनहेल करते हैं, कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, या इसका हम स्वेल्विंग करेंगे। देर आर चांसेस कि पीनट से किसी बंदे को एलर्जी हो, इसके साथ साथ मिल्क से एलर्जी हो सकती है, डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। कम इन टू कंटेक्ट विद द स्किन का मतलब कि समटाइम्स हम कोई क्रीम वगैरह लगा लेते हैं स्किन के ऊपर, सपोज करते हैं कलर लगा लेते हैं, हेयर कलर वगैरह आप लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी एलर्जी अकर हो सकती है। सो आप लोग जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं या जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर आप लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस रीड कर लिया करें, क्योंकि अक्सर उससे एलर्जी काज हो सकती है। एलर्जेंस दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली काज प्रॉब्लम्स आर, एलर्जेंस कौन कौन से है? तो लिखा है कि पोलन ग्रेन से भी एलर्जी हो सकती है। मोल्ड स्पोर का मतलब फंजाई के जो स्पोर होते हैं उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। हाउस डस्ट माइट्स की वजह से भी, डस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। एनिमल डैंडर की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। कभी कभार फूड की वजह से भी, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों की वजह से आप लोग याद रखेंगे कि एलर्जी अकर हो सकती है, जो कि इसमें बाकायदा इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। प्लांट्स भी, कोई इंसेक्ट आपको बाइट करता है, हनी भी आपको बाइट कर देता है, कहीं भी आप डिस्कस करेंगे कि इससे क्या है, एलर्जी काज हो सकती है। आगे डिस्कस किया है
कि ऑल्दो एलर्जीज कैन डेवलप एट एनी एज, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एलर्जीज इज जेनेटिक। लिखा है कि एलर्जी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काज है वो क्या है, वो जेनेटिक है। जेनेटिक मीन कि ये प्रॉब्लम फैमिली के अंदर रन कर रहा होता है। दूसरे अल्फाज में आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये जीन की मदद से कंट्रोल हो रहा होता है। ऑल्दो एलर्जी किसी पर्सन को वैसे भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक्स की वजह से इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज रिलेटेड टू वंस फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। इसका मतलब हो गया कि अगर इनकेस किसी फैमिली में एक स्पेसिफिक एलर्जी मौजूद है तो वही एलर्जी ऑनवर्ड्स भी जाती है, आगे भी बढ़ रही होती है। इफ नीदर पेरेंट इज एलर्जिक द चांस फॉर एलर्जीज आर 15%। अगर इनकेस दोनों पेरेंट्स में एलर्जी नहीं है तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें एलर्जी काज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आप डिस्कस करेंगे 15% चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं। If one parent is allergic, the risk increases to 30%, and if both are allergic, the risk is greater than 60%. बोथ पेरेंट्स में अगर कोई स्पेसिफिक एलर्जी है, सपोज करते हैं फॉर वाइल पोलन एलर्जी है, तो इसका मतलब हो गया कि उनके चिल्ड्रन में 60% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अगर हो सकती है एलर्जी। यहाँ तक आसान है, इसमें कोई ख़ास बातें नहीं है। Allergen causes the production of immunoglobulin IgE, an antibody that all of us have in small amount. याद रखना है, मैंने आप लोगों को एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में भी ये आइडिया दिया होगा कि एलर्जी में हमेशा जो सब्सटेंस बन रहा होता है, जो हमारा बॉडी ओवर रिएक्शन शो करता है, वो एक एंटीबॉडी के फॉर्म में करता है, प्रोडक्शन के फॉर्म में, और उसको हम नाम देते हैं आईजीई एंटीबॉडी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटीबॉडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं MIGD बोलते हैं, एक आप लोग डिस्कस करते हैं IgG होता है, और एक को हम IgE बोलते हैं। सो जो एलर्जी हम पढ़ रहे हैं उसमें आप लोग याद रखेंगे कि IgE जो एंटीबॉडी है उसका रोल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का इसमें रोल होता है। क्या होता है वो हम अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एलर्जिक पर्सन हाउएवर प्रोड्यूस IgE इन एबनॉर्मल क्वांटिटीज। मैंने आप लोगों को बताया कि चूंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें बहुत सारा रिएक्शन शो हो रहा होता है, तो नॉर्मली IgE एंटीबॉडीज एक पर्सन के बॉडी में ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन एलर्जिक है और उनको किसी स्पेसिफिक एलर्जन से प्रॉब्लम है तो उनके बॉडी में IgE एंटीबॉडीज ज़्यादा बनते हैं, लार्ज अमाउंट में बन रहे होते हैं। Normally, this antibody is important in protecting us from parasite, but not from other allergens. सो जाहिर सी बात है कि हमारा बॉडी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए अडॉप्टेड नहीं है, तो ये वाला जो IgE एंटीबॉडी है लिखा है कि ये हमें हेल्प नहीं कर रहा होता। और चीज़ों से तो हमें ये प्रोटेक्ट कर सकता है, पैरासाइट्स वगैरह से, लेकिन एलर्जी के केस में हमें ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता। यहाँ तक जो डिस्कशन है, मेरे ख्याल में कि पेपर में इसके बहुत कम चांसेस है, इसी वजह से मैंने ये वैसे ही रीड कर दिया है, सरसरी समझाया है। जो यहाँ से डिस्कशन है वो अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको गौर से सुनेंगे। एलर्जी एक पर्सन में काज कैसे हो रही होती है, तो स्टेप नंबर 1 में डिस्कस किया है, मैं इसको स्टेप नंबर 1 नाम दे देता हूँ खुद से, कि ड्यूरिंग द सेंसिटाइजेशन पीरियड इन एलर्जी IgE इज ओवर प्रोड्यूस्ड। सो आप लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेप नंबर 1 में एक पर्सन होगा और उस पर्सन के बॉडी में एलर्जेंस आ जाएंगे। एलर्जन मीन कि इन चीज़ों में से कोई सब्सटेंस जो है वो आ जाएगा। आप बोलेंगे कि ये जो एलर्जन है ये फर्स्ट टाइम इस पर्सन के बॉडी में एंटर हुआ है। जैसे ही इस पर्सन का बॉडी एलर्जन को डिटेक्ट कर देता है, इस चीज़ को डिटेक्ट कर देता है, तो इसके अगेंस्ट लार्ज अमाउंट में IgE एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम होता है। नॉर्मली इस पर्सन को पता नहीं चल रहा होता, लेकिन उनके बॉडी में बहुत सारे IgE एंटीबॉडीज बन जाते हैं। इट कोट्स सर्टेन पोटेंशियली एक्सप्लोसिव सेल्स दैट कंटेन्स केमिकल इंक्लूडिंग हिस्टामाइन। लिखा है कि ये जो IgE एंटीबॉडीज होते हैं, ये बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होंगे। एक्सप्लोसिव सेल्स का मतलब कि वो अभी जाके बहुत सारे केमिकल्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे।
मास्ट सेल्स होते हैं, यहाँ पर स्पेशली जिक्र नहीं किया, या बेसोफिल्स होते हैं, इसका जिक्र नहीं किया। तो ये वाले एंटीबॉडीज चले जाते हैं और इन एक्सप्लोसिव सेल्स के पास या इन मास्ट सेल के या बेसोफिल्स के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये स्टेप नंबर 1 था, ये फर्स्ट टाइम था। देयर आर चांसेस कि पर्सन को पूरा पता भी ना चले, वो एलर्जन इनहेल कर देता है और उनकी बॉडी में ये प्रोसेस अकर हो जाएगा। आईजीई एंटीबॉडीज बन जाएंगे और उन आईजीई एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन से वो चले जाएंगे और वो मास्ट सेल या बेसोफिल सेल्स या एक्सप्लोसिव सेल्स के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये वाले सेल्स अब आप लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि केमिकल सिक्रीट करते हैं और उनको हम नाम देते हैं हिस्टामाइन। अब सेकंड टाइम क्या होगा, these chemicals in turn inflammation and the typical allergic symptoms। अब फर्स्ट टाइम आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो तो बन गए, आईजीई एंटीबॉडीज बन गए, दोबारा अगर इन केस वो एलर्जन आता है तो ये वाले सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स ये केमिकल प्रोड्यूस कर देंगे, हिस्टामाइन प्रोड्यूस कर देंगे, और ये हिस्टामाइन जाता है और ये इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। इन्फ्लेमेशन मीन हमने डिस्कस किया था कि इसमें रेडनेस अगर होता है, इसमें आप लोग डिस्कस करते हैं कि रेडनेस के साथ साथ हीट अकर हो जाता है, इसमें स्वेलिंग अकर हो जाता है, बॉडी का वो पार्ट क्या कर जाता है, स्वेल्ड हो जाता है। सो यहाँ पर एलर्जी में भी यही है कि अगर इनकेस पोलन एक बंदा इनहेल कर लेता है तो उनका नोज रेड हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, उनको स्नीजिंग आना शुरू हो जाती है, उनके नोज में बहुत सारा म्यूकस बनता है, ये इस हिस्टामाइन की वजह से हुआ है। दिस इज हाउ द इम्यून सिस्टम बिकम misguided and cause an allergic reaction when stimulated by an allergen। सो बुक में क्लियरली नहीं डिस्कस किया चीजें, लेकिन लिखा है कि स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सेंसिटाइजेशन पीरियड में सबसे पहले एलर्जन आएंगे, वो बॉडी डिटेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट एंड आईजीई एंटीबॉडीज बनाएंगे। ये आईजीई एंटीबॉडीज यहां पर कुछ सेल्स के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। सेकेंड टाइम अगर इनकेस यही एलर्जन दोबारा आता है तो ये जितने भी सेल्स होते हैं ये केमिकल सिक्रीट करेंगे, उनको हम हिस्टामाइन बोलते हैं। यही हिस्टामाइन की वजह से इन्फ्लेमेशन काज हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन में आप डिस्कस करेंगे कि एक पर्सन का जो नोज है वो रेड हो जाएगा, वो आप समझे हीटेड हो जाएगा, वहां पर स्नीजिंग अकर होना शुरू हो जाएगा, म्यूकस बहुत सारा अमाउंट में बनना शुरू हो जाएगा। परफ्यूम आपने अगर इनकेस यूज किया है और दूसरा बंदा उसको इनहेल कर देता है, वो एलर्जिक हो, तो आइस के अंदर टेयर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये सारे के सारा क्या है, ये इन्फ्लेमेशन या रिएक्शन है, ये सिम्टम्स है किस चीज़ के, आप बोलेंगे कि ये तमाम के तमाम सिम्टम्स है इस एलर्जी के। ये इम्यून सिस्टम ने प्रॉब्लम खुद क्रिएट किया है कि आईजीई एंटीबॉडीज जो है वो बहुत सारे बने हैं और रिएक्शन अकर हुआ है। द मोस्ट कॉमन एलर्जिक कंडीशंस इंक्लूड है फीवर, एस्थमा, इसको हम एज़मा पढ़ते हैं, एस्थमा लिखते हैं, और एज़मा आप लोग AZMA इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। एलर्जिक आइज या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जिक एक्जिमा, और ये है हमारे पास हाइव्स एंड एलर्जिक शॉक। तो सबसे सीरियस जो एलर्जी समटाइम्स एक पर्सन के लिए हो सकती है वो है एलर्जिक शॉक, जिसको हम एनाफाइलेक्सिस बी बोलते हैं या एनाफाइलेटिक शॉक बी बोलते हैं। इसमें एक पर्सन जो है वो सीरियसली डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट बीट एक पर्सन का इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट एक पर्सन का इंक्रीज हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, वो इफेक्ट हो जाती है। तो सबसे जो सीरियस एलर्जी का फॉर्म है वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि एनाफाइलेटिक शॉक है या एलर्जिक शॉक जिसको हम नाम देते हैं। जो एलर्जिक एक्जिमा है और हाइव्स जिसको आप लोग बोलते हैं, ये स्किन के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है कि कभी कभार हम कॉस्मेटिक कोई या स्किन केयर कोई प्रोडक्ट है वो अप्लाई करते हैं और स्किन का कलर रेड हो जाता है, स्किन जो है वो हमारा रिएक्ट कर जाता है, इसको हम नाम देते हैं कि ये भी क्या है, एलर्जी है। ये भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम इसकी वजह से कास हो सकता है, एलर्जी की वजह से, एलर्जेंस की वजह से कास हो सकता है। एलर्जिक आइज में आइज रेड हो जाएंगे, वहां पर टेयर ज्यादा बनेंगे। जो कंजंक्टिवाइटिस है ये आइज के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को हम नाम देते हैं इन्फ्लेमेशन को, क्योंकि आई जो है वो कवर किया होता है एक मेम्ब्रेन ने और वो मेम्ब्रेन के साथ और रिएक्शन अकर हो जाता है। एजमा हम नाम देते हैं दमा, जिसको बोलते हैं सांस लेने में मसला होता है, एक बंदे का सांस बंद होना शुरू हो जाता है।
एलर्जिक राइनाइटिस समहाउ एक कोल्ड लाइक प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम लाइक प्रॉब्लम है। बंदा स्नीज़ करना शुरू कर देता है और बंदे का म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है एलर्जन के इनहेल होने की वजह से। तो आसान सा टॉपिक है, मैं डिटेल में तो ये नहीं डिस्कस कर रहा, मैं चाहता हूँ बुक से ही समझ आ जाए। अगर आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अलग मेरे वो डिटेल वाले लेक्चर होते हैं, बाकी लेक्चर्स में ये अपलोड करूँगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।